ये परंपरा रही है कि जब भी इस तरह का शपथ समारोह होता है और ऐतिहासिक जीत होती है तो अपने जो सहयोगी दल है उनके लोगों को बुलाया जाता है और जो हमारे पार्टी के जो मुख्यमंत्री है उनको बुलाया जाता है। ये तो परंपरा रही है, इसमें कोई दमखम दिखाने की बात नहीं। लेकिन ये जीत जो है इस बात को जरूर दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ऐतिहासिक जीत है, किस तरह का जो लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, ये इस जीत को दर्शाती है। और साथ साथ साहिल, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। साहिल, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरों को देखें आप। प्रधानमंत्री रोड शो वहां पर कर रहे हैं और अगर आप पीछे बैनर, पोस्टर और तैयारी देखें, यानी ये कोई एक्सटेम्पोर रोड शो नहीं है कि एकाएक किया जा रहा है। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया गया वहां पर। ये देखें आप तस्वीरें, ये अपने आप में एक नया ट्रेंड हो गया है। बीजेपी की दो चीजें एक अब इस सरकार के आने के बाद, केंद्र में सरकार आने के बाद दिखाई देती है। पहली तो ये कि जब भी इनके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, पूरी ताकत, पूरा दमखम। यही उत्तर प्रदेश में हमने देखा। महबूबा मुफ्ती को लेकर सस्पेंस है, लेकिन मेरा अनुभव अक्सर ये कहता है कि महबूबा मुफ्ती लास्ट मोमेंट पे एंट्री करती हैं, एकदम लास्ट मोमेंट पे आती हैं वो। दूसरा, अगर बात की जाए इस रोड शो की, तो ये रोड शो हमने देखा इस बार कितने सारे ये रोड शो किए गए हैं। और खासकर अगर गुजरात की बात की जाए तो ये एक तरीके से कोशिश होती है, दिखाने का प्रयास होता है कि हम गुजरात की जनता के साथ हैं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगा यहां पर। आलोक मेहता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मैं सीधे सीधे हिटिंग द नेल ऑन द हेड, इस कैबिनेट में मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या कॉम्बिनेशन ट्राई किया जाएगा, क्या फैक्टर्स रहेंगे? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जाएगा। सौराष्ट्र में जिस तरीके से मात हुई है वो मायने रखता है। पटेल जिस तरीके से नाराज हुए, किसान जिस तरीके से नाराज हुए, जिस तरीके से युवा नाराज हुआ, वो मायने रखता है। जीत अपनी जगह, लेकिन ये भी फैक्टर्स हैं। देखिए निशांत, हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि कहने को यह है कि हम जाति से ऊपर उठ करके, इसीलिए थोड़ा हिंदुत्व का कार्ड भी चुनाव में इस्तेमाल किया गया। लेकिन असलियत यह है कि बाकायदा अमित शाह जी या मोदी जी जब काम करते हैं, पार्टियां जब काम करती है, आमतौर पर कांग्रेस भी करती है, जातिगत समीकरणों को बहुत ध्यान रख रहे हैं। और इसलिए इस बार तो और भी जरूरी है पाटीदार समुदाय को किसी तरह से कितना संतुष्ट किया जा सके। खास करके दलित, असली समस्या आएगी दलित की, क्योंकि दलित उनके पास नेता एक आध बचे, कुछ लोग हार गए, दलित नेतृत्व भी सामने आ गया, तो उनको लगता है कि बाबू बोखरिया को ओबीसी पे नाम आ रहा है कि वो कैबिनेट में हो सकते हैं। तो ओबीसी उनका तो ध्यान रखेंगे। देखिए इनका कॉम्बिनेशन ये था, मनीषा वकील का नाम आ रहा है। मनीषा वकील का इसीलिए, चूंकि पहले दूसरे जो एक नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो दलित नेता थे वो चुनाव हार गए और इसलिए वकील का नाम बचा है जिनको उनको ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जातिगत समीकरणों को बहुत सर्वोपरि ध्यान रखा जा रहा है। फिर संघ का, ये भी आप याद रखें कि संघ की पृष्ठभूमि वाले लोगों को प्राथमिकता है। चाहे वो, आपने देखा हिमाचल में भी मुख्यमंत्री तय हुआ है, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, अब उनकी प्राथमिकता ये भी है कि संघ के लोग नंबर 2 वाले रैंक वाले लोग भी वही आए और उनको किस तरह से वो पूरे एक एजेंडा, जो भी अपना एक उनका कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उसको क्रियान्वित करें। गुजरात का बड़ा चैलेंज 2018 में तो दिखाना ही है कि क्या हो रहा है, ताकि अन्य राज्यों में हो। और 19 के चुनाव के लिए भी एक तैयारी है कि जितनी सीटें हैं लोकसभा की, वो सारी सीटें जीत सके, इसकी तैयारी, जश्न जो उत्सव है। आप जो जिक्र कर रहे थे, मुझे अभी मैंने रिकलेक्ट किया है, आप रमन लाल वोरा का जिक्र कर रहे थे, जो बुरी तरीके से हारे चुनाव। गोपी इस वक्त हमारे साथ है। गोपी, ये क्या कहेंगे आप रोड शो पर? अभी ये कितना लंबा स्ट्रेच है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं निशांत, ये एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट सर्कल तक का ये पूरा रोड शो है। करीब आधे किलोमीटर का ये रोड शो बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे उमड़ने वाले थे, तो उन्हें यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे मुख्यमंत्री और वीवीआईपी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से काफी जोखिम कारक था। और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री ने पूरा जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन करना चाहते थे, वो सारे एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट सर्कल तक का जो आधे किलोमीटर का पूरा एक पैच है, वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हैं और वहाँ पे ये रोड शो चल रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन कर रहे हैं। जी, और ये कितनी देर चलेगा ये रोड शो? जी आपको बता दें इंसान की, ये पूरा जो रोड शो है ये करीब 15 मिनट का रोड शो रखा गया था बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, खास तौर पर क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शपथ ग्रहण समारोह में आना चाहते थे। हालांकि वो उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि सुरक्षा लिहाज के हिसाब से, जिसकी वजह से अब जो पूरा 15 मिनट का ये रोड शो है, ये एयरपोर्ट से किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी कार्यकर्ता अभिवादन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो
जाने वाला है, तो उससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राजभवन में आधे घंटे का उनका स्टे है और वहां से प्रधानमंत्री सीधा 11 बजे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह गोपी, आप जो बता रही, मैं बता दूं यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं और राकेश सिन्हा जी हमारे भी स्टूडियो में आ गए हैं। इन सभी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें जरा, और इन्हीं तस्वीरों के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है और शपथ ग्रहण से पहले, और सीधे चलते हैं हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो मौजूद हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप? मैं जानकर आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रोड शो को आप किस तरीके से लेते हैं? एक दूसरा, आज तो तारीख बनती है, क्या कहेंगे आप? तारीख निश्चित रूप से बनती है, जीते हैं, सरकार बना रहे हैं, उनको हक बनता है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी शक्ति आप बढ़ा रहे हैं, हर राजनीतिक दल को चाहिए बढ़ाने की, उस बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन जनता की भी तो शक्ति थोड़ी बढ़ाइए। और ये जो लग रहा है कि अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं और राहुल जी गुजरात गए और लोकसभा चुनाव का जो इनको अपना दिख रहा है भविष्य, उन सब चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रख के ये सब चीज़ें की जा रही हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप सत्ता में बैठे हैं, साम्राज्य विस्तार जो आपका मकसद है करते रहिए, उस पर हम कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन इस देश के लोगों की भी थोड़ा ख्याल रखिए। गुजरात का, इस देश का, उनकी भी शक्ति बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, रोजगार की शक्ति बढ़े, व्यापार की शक्ति बढ़े, लोगों की जो अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति है वो भी बढ़े। सिर्फ आप अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। सुधांशु जी, आपकी टिप्पणी, लेकिन शक्ति जीतने का रिटर्न गिफ्ट जो जनता को देना चाहिए वो भी दीजिए। सुधांशु जी, आपकी टिप्पणी। जी देखिए, मैं इस अवसर पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने जो कहा कि साम्राज्य विस्तार शब्द का प्रयोग किया, तो साम्राज्य विस्तार तो राजवंशों में होता है। हम ये कहेंगे ये जन भावनाओं का ज्वार है, जो जन समर्थन का विस्तार शुरू हुआ था। देखिए, इस गुजरात में एक महत्वपूर्ण बात यह है, 1996 में हमारी पहली सरकार बनी थी केंद्र में 13 दिन के लिए, अटल जी की सरकार। उससे पहले हम 3-4 राज्यों में सत्ता में आए थे, 90 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल, और 91 में उत्तर प्रदेश। मगर गुजरात एक ऐसा राज्य बना जहां हम 95 में यानी केंद्र में अपनी सरकार बनने से पहले सत्ता में आए और उसके बाद से आज तक जनता का समर्थन प्राप्त करते हुए सत्ता में हैं। तो मैं कहूंगा कि भाजपा के एक इतिहास में गुजरात स्थायी साक्षी है इतने बड़े परिवर्तन का। तो कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उल्लास, ये स्वाभाविक सी बात है। और अगर हमारी सरकार है तो वहां पर हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो बड़ी स्वाभाविक और सहज सी बात है। मैं इसको कोई ऐसा नहीं मानता हूं कि हम शक्ति प्रदर्शन या कोई बड़ा वो अपना मेगा शो कर रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं और जनता के उत्साह की एक सहज अभिव्यक्ति मात्र है। आप जो बता रहे हैं, जी अखिलेश जी बताइए, आपकी एक टिप्पणी लेके फिर मैं यहाँ पे स्टूडियो में वापस आ रहा हूँ। सुनिए, देखिए, निश्चित रूप से सन 45 से इनकी सरकार है। अफसोस इसी बात का है कि जो गुजरात सन 95 के बाद पहले जितना ताकतवर था, जितना संप्रभु था, जितना वहाँ पे विकसित था, लोगों की माली हालत थी, उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए। आप सत्ता तो पाते जा रहे हैं, लेकिन गुजरात को क्या दे रहे हैं? एक मेट्रो जिसको कल अभी उद्घाटन किया नोएडा में, आप यहाँ 15 साल से ऊपर हो गए, उस मेट्रो के खंभे मुंह चिढ़ा रहे हैं आप लोगों को। दोनों जगह आप ही की सरकार है। जो गुजरात जितने भी राज्यों के मानक होते हैं किसी के पैमाने नापने के, उसमें जो फर्स्ट 10 में हुआ, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आती है वो बात, लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन एक मेरा बड़ा सवाल ये है, एक तरफ अभी भी कांग्रेस आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जीतती जा रही है। क्या कुछ नहीं करने पर यह जीत है या वादे करने पर यह जीत है? गुजरात में छठी बार बीजेपी सरकार, ये हमारी एक महा कवरेज इस वक्त चल रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको फिर से बता दें, सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हो गया है। और जो अभी खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर अंदर घुसकर पाक के सैनिकों को ढेर किया भारतीय फौजियों ने। यह बदला था उस एलओसी पर
फायरिंग का, जिसमें हमारे 4 फौजी शहीद हुए थे, 3 जवान और 1 मेजर। 4 से ज्यादा पाक जवानों के मारे जाने की खबर। ये आंकड़े अभी भी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन ये पहले आंकड़े आधे घंटे पहले 3 थे, अब 4 हो गए हैं। लेकिन इतना साफ है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आधा किलोमीटर अंदर घुसकर। और अक्सर अब परंपरा यही रही है कि जिस बटालियन के जवान या फौजी शहीद होते हैं, उसी बटालियन को जिम्मेदारी दी जाती है बदला लेने की भी। 4 से ज्यादा पाक जवानों के मारे जाने की अभी ये खबर है, ये इनिशियल रिपोर्ट से। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है जैसी जानकारी मिल रही है, लेकिन इतना साफ है कि एलओसी के अंदर 500 किलोमीटर अंदर घुसकर, एलओसी के 500 मीटर अंदर घुसकर एलओसी के ये अटैक किया गया है। और इसमें 4 पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, विजय रूपाणी का शपथ ग्रहण। और वहां पर उससे पहले ये जो तस्वीर आपके सामने है, शपथ ग्रहण से पहले ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का। यानी कि हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं, अब खबर बड़ी ये है कि अब से थोड़ी देर के अंदर पहला, अगर कहा जाए, शपथ ग्रहण प्रॉपर तरीके से विजय रूपाणी का ये होगा, क्योंकि पिछली बार तो बेचारे एकाएक पैरा ड्रॉप किए गए थे, लेकिन अब उनको चूज किया गया है गुजरात का मुख्यमंत्री के तौर पर। और अब देखना यह है कि इस कैबिनेट में कौन कौन आता है, इस कैबिनेट में कितने लोग शामिल होते हैं। नितिन पटेल डिप्टी सीएम होंगे, विजय रूपाणी मुख्यमंत्री होंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जो आंकड़ा है वो क्या कहता है, किस तरीके से ये जीत मिली। हालांकि बीजेपी के कुल मिलाकर 99 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन ये आंकड़ा शपथ ग्रहण तक 100 हो गया। ये आपके सामने जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को देखें, आप समझने की कोशिश करें। ये देखें 99 पर, और ये देखें आप, ये जो तस्वीर आप है, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले हम आपको वोट शेयर दिखा रहे हैं। वोट शेयर में वृद्धि हुई, इसी बात को लेकर अमित शाह ने बड़ा दम से बोला कि देखिए हमारा वोट शेयर बढ़ा है। कौन कह सकता है कि हमारे वोट शेयर में फर्क नहीं आया, लेकिन वोट शेयर यहां पर भी बढ़ा है, और यहां पर अच्छा खासा वोट शेयर बढ़ा है। 43% हुआ है, यहां पर 49% हुआ है। लेकिन सीटों की अगर बात की जाए तो यह काफी मायने रखता है। 99 के आंकड़े पर भाजपा अटक गई, 150 का दावा था, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते अब जाकर अगर 99 की बात की जाए तो ये आगे बढ़ते बढ़ते यह आंकड़ा बढ़ गया है अब 100 का, क्योंकि एक निर्दलीय ने इनको पीछे से सपोर्ट कर दिया है। 49%, यानी करीब 49% जो है ये वोट शेयर बढ़ा है, ये टोटल वोट शेयर हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि काफी वृद्धि हुई। लेकिन हाँ, एक चीज बड़ी साफ है, 8% का डिफरेंस इसमें बताया जा रहा था। एक चीज जो बड़ी साफ है वो ये है कि इस बार रूरल गुजरात यानी ग्रामीण गुजरात ने बहुत ज्यादा समर्थन नहीं दिया बीजेपी को। इस बार जो किसान है उसने समर्थन नहीं दिया। इस बार अगर बात की जाए तो एक और चीज जो सामने आई वो ये थी कि इस बार जो युवा है उसने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उसके आंकड़े अपने सामने हैं किस तरीके से युवा काफी नाराज दिखाई दे रहा था कुछ चीजों को लेकर। सईद अंसारी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है जहां पर शपथ ग्रहण हो रहा है, और वहां पर उन्होंने कई नेताओं से बातचीत की। क्या कहा उनका, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज आपको दिखाना चाहेंगे। सईद अंसारी ने जो अभी तक कवरेज वहां पर की है, जिस तरीके से लोगों का इंटरव्यू किया है, उससे पहले आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। जो आंकड़े हैं अंकगणित सीटों के, वो क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अंकगणित सीटों का है वो कुछ इस तरीके से है कि ये देखें आप, 99 बीजेपी, 80 कांग्रेस। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 99 का आंकड़ा है ये अब +1 हो चुका है, एक निर्दलीय ने समर्थन दे दिया है। लेकिन हाँ, 2 तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका यह है कि 22 साल में बीजेपी फिर से वापस आ रही है, 22 साल तक लगातार रही और फिर से वापस आ रही है। और दूसरा तरीका यह है इसको देखने का कि 22 साल के अंदर बीजेपी का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। सईद अंसारी हमारे सहयोगी गांधीनगर में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप खुद देखें। बीजेपी लगातार गुजरात में छठी बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों से हैं। अहमदाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे शहर को सजा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त है। जहां देखिए आप, पोस्टर हैं, स्वागत हैं, फूल हैं, और इसके अलावा ये देखिए चारों तरफ। लेकिन इतना ही नहीं है, नाच गाने का भी इंतजाम है। जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा आयोजन है। देखिए आप वहां से अगर देखें तो वो रंग बिरंगी पोशाकों में सारे कलाकार हैं, जो ये लोक कलाकार हैं, ये चले आ रहे हैं। और ये जगह जगह
अहमदाबाद की सड़कों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज बीजेपी गुजरात में लगातार छठी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 18 राज्यों के मुख्यमंत्री, 30 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ, और इसके अलावा 100 से ज्यादा साधु संत। क्या है इसके मायने? जीवल जी, ऐसा क्यों कि एक शपथ ग्रहण में सारा आपका पूरा अमला, पूरी फौज उतार दी गई, सब लोग आ गए आप, और हिमाचल खाली, वहाँ कोई नहीं? कल हिमाचल में शपथ ग्रहण होगा, हमारे बड़े नेता वहां भी जाएंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन है, छठी बार किसी राज्य में सरकार बनाना, लगातार 27 साल तक वहां सरकार में रहना, ये जनता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, अमित शाह जी के प्रति जनता का जो प्यार, सम्मान ये दिखाता है। ये हमारे दायित्व बनता है ऐसा ऐतिहासिक दिन हम अहमदाबाद में बिताएं, गांधीनगर में बिताएं। तो इस दृश्य को देखने के लिए हम सब आज आए हुए हैं। वैसे ही जो गुजरात में हुआ वही दिल्ली में लगातार होने जा रहा है। ये नए भारत की जो कल्पना है प्रधानमंत्री जी का, वो सच होने जा रहा है। संबित जी, शाहनवाज जी, जीवीएल जी ने बिल्कुल लाइन दे दी और साफ कर दिया है कि नया भारत, हालांकि उन्होंने भारत मुक्त नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात नहीं कही जो आप लोग चाहते हैं। शास्त्री जी, विकासवादी राजनीति पर पुनः देश आया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से गुजरात में विकासवाद का ट्रायल हुआ है। जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, पूरा आप लोग सब आज यहाँ इकट्ठा हैं, क्या ये संदेश है कि हाँ 2019 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और वो आज यहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, 2019 में हमारे विरोधियों को भी शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे। नरेंद्र मोदी जी को आना ही है। 2024 की तैयारी ज़रूर कुछ लोग कर रहे होंगे, और जिस तरह की जीत मिली है, क्योंकि गुजरात पर जितनी दावे किए जा रहे थे, उसके बाद जिस तरह गुजरात की जनता ने साथ दिया है, भरोसा किया है, उस भरोसे की जीत जो हुई है और विकास और विश्वास की जो जीत हुई है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में हमारे सब नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। डॉक्टर संबित, क्या आप ये मानते हैं कि हाँ ये हमारा सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सेवा का दर्शन है। इतने वर्षों तक लगातार गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जहां मुख्यमंत्री भी रहे, जिस प्रकार लगातार जनता की सेवा में वो निरंतर काम करते रहे, आज उसी का फल है कि भारत के इतिहास में बंगाल के बाद गुजरात में यह हो रहा है कि दोबारा यहाँ सरकार 5 टर्म के बाद छठी बार बन रही है। तो ये सेवा का ही प्रसाद है। तो लीजिए, जफर साहब भी आ गए हैं। आज सब आप अहमदाबाद में हैं, तो देश में अलग अलग जगह जाकर संभालेगा कौन, कौन बात रखेगा, और क्यों एक साथ इकट्ठा? ये पहली बार ऐसा क्यों, जफर साहब? देखिए, एक ऐतिहासिक जीत है। 22 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी 22 सालों तक सरकार रहने के बावजूद एक तरह का अपना इतिहास बनाया कि फिर से एक बार यहाँ की जनता ने मौका दिया है। आज के समारोह है, इसमें जब सीधे आपको लेके चलते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक क्विक रिएक्शन। सईद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं वहां पर? आप निशान, अहमदाबाद में जो रोड शो हो रहा था वो गांधीनगर की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग गांधीनगर में इस वक्त मौजूद हैं। दिखा दें आपको कि साधु संत पहुंच चुके हैं, तमाम नेतागण पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बात और है निशान, कि आलोक जी, शशि जी और जो आपके साथ मेहमान वहां पर बैठे हुए हैं, नलिनी जी भी, वो 2019 का जिक्र जरूर करें, क्योंकि ये तैयारी 2019 की है। ये सीधे सीधे एक संदेश है कि अब हम तैयार हैं और अब हम 2019 भी जीतने वाले हैं। ठीक फरमा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप सईद भाई दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को बोले पीछे तस्वीर दिखाते रहे जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक आपको उत्तर प्रदेश का
योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह याद आ जाएगा, जब वहां पर सारे मुख्यमंत्री मौजूद थे, जब वहां पर साधु संत मौजूद थे, जब वहां पर मौजूद थे बीजेपी के सारे लगभग सारे के सारे नेता। और एक प्रयास होता है, एक कोशिश होती है दिखाने की कि ये देखिए आप जैन मुनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी साधु संत यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी एक और विंग भी आपको दिखाई देगा जिसमें मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग भी दिखाई देंगे, यानी कि सर्व धर्म को साथ लेकर जाने का। लेकिन सवाल जस का तस है, क्या जाति क्या धर्म से अलग होगी कैबिनेट? नलिनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2019 का बड़ा सही जिक्र किया सईद भाई ने, 2019 का रिफ्लेक्शन इस कैबिनेट में कितना दिखेगा, उसकी ओर कितना निशाना होगा? देखिए वो तो होगा ज़रूर, इसमें दिखेगा 2019 में। और जैसे आपने कहा कि गुजरात को लेना है पूरी तरह से 2019 में, तो उसमें आप जो कमियां रह गई अब वो चर्चा कर ही चुके हैं पहले भी। पटेल रह गए, सौराष्ट्र का रीजन रह गया, जो हमारे किसान रह गए, युवा रह गए। मैं आपसे कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो इन्होंने कहा, आप प्रवक्ता ने संबित पात्रा ने, कि ये सेवा का दर्शन है आज, तो मैं आपसे कहती हूँ कि कहते हैं प्रधानमंत्री हम प्रधान सेवक हैं, तो सेवा करने की इतनी होड़ कि आप पूरा का पूरा इतना बड़ा आयोजन कर दें और इसको इतना बड़ा एक समारोह कर दें। और रोड शो की आपने बात की, अब मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ हर एक चीज़ को 26 जनवरी मानने के लिए। हर एक चीज़ 26 जनवरी हो गया। एक युवा की बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सारे गुजरात की सरकार बन रही है, तो क्या हार्दिक पटेल, जिग्नेश और अल्पेश ठाकुर को ये बुलाया है आज? उन्होंने राकेश जी, बड़ा अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर सबको दिखाना है तो सबको बुलाना भी है। दोनों में कोई नहीं। आपको बता दें इस वक्त कई नाम सामने आ रहे हैं। पटेल फैक्टर काफी मायने रखता है इस कैबिनेट में, और एक नाम जो सामने आ रहा है वो है कौशिक पटेल, कि ये भी शायद मंत्री बनाए जा सकते हैं। अहमदाबाद से जीते हैं कौशिक पटेल, उनसे बातचीत की गोपी ना, ये देखते हैं। कौशिक पटेल जो कि विजय रूपानी गवर्नमेंट में आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण करने वाले, वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर आप शपथ ग्रहण करेंगे आज? सबसे पहले तो मैं हमारे लोक लाड़ीला वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नारायणपुरा विधानसभा विस्तार के मतदारों का आभार व्यक्त करता हूँ। गुजरात की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को छठे समय पे सरकार बनाने का मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है। मैं खूब आभारी हूँ। सर, खास करके प्रायोरिटीज क्या रहेगी काम को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि कैबिनेट में भी 5 पाटीदार मिनिस्टर, आप खुद भी पाटीदार हैं। गुजरात में पिछले 20 साल से और केंद्र में 4 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, गुड गवर्नेंस और विकास का जो मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आगे भी करेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा, उसके बाद सरकार के तौर पर कामकाज कब से आप लोग शुरू कर रहे हैं? आज से ही, आज शाम को शायद कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, तो सरकार का काम शपथ विधि के बाद शुरू ही हो जाता है। चलिए, ये थे कौशिक पटेल, जिनका कहना है आज शाम से ही सरकार का काम शुरू हो जाएगा और शाम को ही कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलेगी, कैबिनेट मिलेगी। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ गोपी गांगर, गांधीनगर आज तक। राकेश जी, शो की शुरुआत हमने की थी, पटेल फैक्टर कितना डोमिनेंट फैक्टर होगा? ये फैक्टर सौराष्ट्र में रहा, जहां 36 से आप एकदम नीचे आ गए, 20, 22, 23 के आसपास आ गए। ये कैबिनेट में कितना डोमिनेंट फैक्टर रहेगा, खासकर 2019 भी देखते हैं? देखिए, मैं गुजरात के बारे में एक बात कहूँगा कि गुजरात में का कांग्रेस का आधिपत्य रहा, उसका आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन आरएसएस बीजेपी ने किया। यह जो चुनाव था वो आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं था, गवर्नेंस के कुछ तौर तरीकों के खिलाफ था। और रूपानी उसमें एक अच्छे सुलझे हुए एक लिबरल डेमोक्रेटिक फेस के रूप में इमर्ज किया। मैं रूपानी जी की तुलना बाबू भाई पटेल से करता हूँ। उनका व्यक्तित्व और रूपानी जी का व्यक्तित्व में काफ़ी समानता मिलेगी। गुजरात को अभी इनकी आवश्यकता है। जब जातीय समीकरण हावी हो गया कुछ क्षणों के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, गुजरात को फिर से जातीय समीकरणों से बाहर निकालकर एक गुजराती अस्मिता में लाने के लिए तात्कालिक रूप से जो करना है पार्टी को करने की व्यवस्था होती है। राजनीति में बहुत बातें अपनी व्यवस्था से होती हैं, लेकिन पटेल भारतीय जनता पार्टी का एक अस्थायी वोट बैंक रहा है। तत्काल जिन 3 लोगों ने उस वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश की है, आज मुझे लगता है कि आज का रोड शो के बारे में एक कमेंट करूंगा, यह कृतज्ञता ज्ञापन का रोड शो है और पार्टी री इन्वेंट करने के लिए। सर, आपने विजय रूपानी का जिक्र किया, यानी कि क्या पार्टी
आपने कहा कि गुजरात को इनकी जरूरत है। मेरा सवाल है कि गुजरात को जरूरत है या पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो सुने और करे। वापस लौट रहा हूं ब्रेक के बाद।